अखबार जगत में जो विश्व के 3 अव्वल नंबर के अखबार है उसमें तीसरे नंबर पर भारत का दैनिक भास्कर आता है। दैनिक भास्कर पूरे देश में सर्वाधिक प्रसारित हिंदी दैनिक है और उसकी नागपुर ब्रांच में आयोजित होली के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन में स्वनामधन्य कवियों ने अपनी रचना की प्रस्तुति की और इस क्रम में हम आज सबसे पहले बुलाते हैं डॉक्टर सागर खादीवाला। वास्तव में वो पीएचडी नहीं है, वो होम्योपैथी के डॉक्टर है, किंतु कविता के भी डॉक्टर है। इस बार हमने बड़ी धूमधाम से मातृ दिवस मनाया। इस बार हमने बहुत धूमधाम से मातृ दिवस मनाया। हम चारों भाइयों का परिवार वृद्धाश्रम जाकर माँ से मिलाया। इस बार हमने बहुत धूमधाम से मातृ दिवस मनाया। हम चारों भाइयों का परिवार वृद्धाश्रम जाकर माँ से मिलाया। और एक कविता से अपनी बात ख़त्म करूँगा। बचपन में 8वीं 9वीं पढ़ता तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी, अंधों का हाथी। तो उसी को यानी उसमें एक कहानी में एक अंधा होता है और वो हाथी 4 अंधे होते हैं और हाथी को छूकर अपने ढंग से बताते हैं। हाथी का पैर छूने वाला अंधा कहता है कि हाथी पिल्लर जैसा है, पूंछ छूने वाला कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है, कान छूने वाला कहता है कि हाथी सूप जैसा वगैरह। मेरी इस कविता में भी 4 अंधे हैं, लेकिन ये चारों अंधे राजनीति के अंधे हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति के चारों अंधे गांधीवाद को किस ढंग से परिभाषित करते हैं उसको मैंने अपनी सी रचना में उतारने की कोशिश की है। 4 अंधे और गांधीवाद का हाथी। कि सत्ता के मद में अंधे 5 बंदे एयर कंडीशन कमरे में बसर कर विदेशी विस्की के जाम छक्कर राजनीति से व्यभिचार कर रहे थे, भविष्य के हथकंडों पर विचार कर रहे थे। उनमें से एक अंधा जो सबसे खास था, उनका बॉस था, बोला समाजवाद, संघवाद या आतंकवाद ये सारे वाद इस देश में नहीं चल सकते। हम इनके सहारे यहाँ की जनता को नहीं चल सकते। केवल एक ही वाद हमें सत्ता दिला सकता है, क्योंकि मैंने अपने कसाई बाप से सुना था कि सिर्फ गांधीवाद इस देश को चला सकता है। अब कहीं से भी हो हम इस गांधीवाद को ढूंढ लाएंगे और इसके सहारे सत्ता का झूला झूल जाएंगे। फिर वे 5 अंधे एक एक बोतल चढ़ाकर बाहर निकल आए कमर कसकर और गांधीवाद को तलाशने लगे। एक एक से गांधीवाद का पता पूछने लगे, लेकिन जब कोई भी गांधीवाद का पता नहीं बता पाया तो उनका सरदार बहुत झल्लाया और उसने चिढ़कर एक पागल को धर दबोचा और डांट कर पूछा, क्यों रे, क्या तू जानता है गांधीवाद रहता है, कहाँ रहता है, बता सकता है वो कहाँ मिल सकता है? पागल खिलखिला कर हंस पड़ा, बोला हुजूर इसमें जानने की क्या बात है, ये तो सबको ज्ञात है कि आपकी राजनीति का ये रास्ता जहाँ खत्म होता है गांधीवाद वहीं पे रहता है। बोला हुजूर इसमें जानने की क्या बात है, ये तो सबको ज्ञात है कि आपकी राजनीति का रास्ता जहाँ खत्म होता है गांधीवाद वहीं पर रहता है। आइए दिखा देता हूँ, चलकर मिला देता हूँ। और उस पागल के नेतृत्व में शहर के चौराहे पे जा पहुंचा उन अंधों का मजमा, जहां पे धूल खाती खड़ी थी गांधी की लावारिस प्रतिमा, जिसकी आंखों पर था सत्य का चश्मा, पाँव में सादगी की चप्पल, बदन पर नैतिकता की लंगोटी और हाथ में थी अहिंसा की मजबूत लाठी। ये चारों प्रतीक आप याद रखिए, चश्मा, चप्पल, लंगोटी और लाठी। उस पागल के उस नेतृत्व में शहर के चौराहे पे जा पहुंचा उन अंधों का मजमा, जहां पे धूल खाती खड़ी थी गांधी की लावारिस प्रतिमा, जिसकी आंखों पर था सत्य का चश्मा, पाँव में सादगी की चप्पल, बदन पर नैतिकता की लंगोटी और हाथ में थी अहिंसा की मजबूत लाठी। 5 अंधे लपक कर गांधी की प्रतिभा को टटोलने लगे और अपने अपने हिसाब से गांधीवाद के अर्थ निकालने लगे। उनमें से एक अंधा जो बहुत देर से गांधी के नंगे सिर पर अपना हाथ घुमा रहा था, उनमें से एक अंधा जो बहुत देर से गांधी के नंगे सिर पर अपना हाथ घुमा रहा था, सबको गांधीवाद का पैगाम सुना रहा था। वो बोला, अरे हमने तो गांधी टोपी के बड़े चर्चे सुने थे, अपनी अंधी आंखों में न जाने कितने सपने बुने थे, लेकिन ये कितना बड़ा अचंभा है कि गांधीवाद में टोपी गायब और सिर्फ दंगा है। हमने तो गांधी टोपी के बड़े चर्चे सुने थे, अपनी अंधी आंखों में न जाने कितने सपने बुने थे, लेकिन ये कितना बड़ा अचंभा है कि गांधीवाद में टोपी गायब और सिर नंगा है। पर ये मत समझो कि मैं समस्या में उलझ गया हूँ। अरे मैं तो गांधीवाद का मर्म समझ गया हूँ। गांधीवाद ही हमें राजनीति का निचोड़ बताता है और गांधीवाद का नंगा सिर हमें दूसरों की टोपी उछालने का गुर सिखाता है। दूसरा अंधा जो झुककर गांधी की चप्पलों को परख रहा था, एकदम नए विचारों को चख रहा था, वो अचानक मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया,
कि मैं नहीं जानता था कि चप्पलें गांधीवाद के उसूलों में है और गांधीवाद का मर्म इन मोटी मोटी चप्पलों में है। गांधीवाद की चप्पलें हमें राजनीति का निचोड़ बताती है और सिखाती है कि अगर सत्ता में बने रहना है तो सबसे पहले चप्पल के गुण गुनो, फिर अपने लिए एक अच्छी मोटी सी चप्पल चुनो, क्योंकि राजनीतिक शक्ति मोटी मोटी चप्पलों में होती है और जिसके पास सबसे मोटी चप्पल होती है सत्ता सुंदरी उसी के पास होती है। तीसरा अंधा जो गांधी की लंगोटी का जायजा ले रहा था, सबको सलाह दे रहा था कि गांधीवाद की लंगोटी हमें सिखाती है कि सबसे सत्ता में बना रहना है तो सबसे पहले अपनी कुर्सी के बारे में सोचो, फिर जनता को इस तरह नोचो कि सारा देश नंगा हो जाए और किसी के पास एक लंगोटी के अलावा कुछ न रह पाए। चौथा अंधा जो गांधी के चश्मे को टटोल रहा था, अपने ज्ञान के पट खोल रहा था। चौथा अंधा जो गांधी के चश्मे को टटोल रहा था, अपने ज्ञान के पट खोल रहा था, वो बोला गांधीवाद को समझने के लिए ये छोटा सा चश्मा काफ़ी है जिसके कांच गायब, सिर्फ फ्रेम बाकी है। बोला गांधीवाद को समझने के लिए ये छोटा सा चश्मा काफ़ी है जिसके कांच गायब, सिर्फ फ्रेम बाकी है। गांधीवाद का ये चश्मा हमारी दृष्टि को एक नई गहराई देता है और कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता इस चश्मे से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पांचवा अंधा जो उनका सरदार था, सबसे ज़्यादा समझदार था, वो बहुत देर से गांधी की लाठी को नाप रहा था और अपने हिसाब से गांधीवाद के इरादे भांप रहा था। पांचवा अंधा जो उनका सरदार था, सबसे ज़्यादा समझदार था, वो बहुत देर से गांधी की लाठी को नाप रहा था और अपने हिसाब से गांधीवाद के अर्थ भांप रहा था। उसने एक बार फिर लाठी को जांचा, उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई को बचा, पहली बार अपना मुंह खोला और गुर्रा कर बोला, मूर्खो, जब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और तुम्हारी अक्ल पे अपना सिर धुन रहा हूँ, अरे दुनिया भर की बेवकूफ़ी तुम्हारी बातों में है, तुम सब जिसे ढूंढ रहे हो वो गांधीवाद तो यहाँ मेरे हाथों में है। मूर्खों, जब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और तुम्हारी अक्ल पे अपना सिर धुन रहा हूँ, अरे दुनिया भर की बेवकूफ़ी तुम्हारे बातों में है, तुम सब जिसे ढूंढ रहे हो वो गांधीवाद तो यहाँ मेरे हाथों में है, और तुम सब जिसे टटोल रहे हो और अनाप शनाप बोल रहे हो वो तो एक भूखा नंगा बूढ़ा है जो इस गांधीवाद को लाठी बनाकर खड़ा है। अब हम इस बूढ़े के हाथ से गांधीवाद की लाठी छीन कर ले जाएंगे और इसके सहारे सत्ता का झूला झूल जाएंगे। फिर उन पांचों अंधों ने गांधी की लाठी को पकड़कर एक साथ जोर लगाया, गांधीवाद जिंदाबाद का जोरदार नारा लगाया और एक झटके से गांधी के हाथ से वो लाठी खींच ली। पागल ने यह देखकर अपनी आंखें मीच ली। अंतिम पंक्तियां यह देखकर उस पागल ने अपनी आंखें मीच ली और फिर मित्रों वही हुआ जो होना था। गांधीवाद को अपनी किस्मत पे रोना था। लाठी के हटते ही गांधी की प्रतिमा गिर पड़ी। बहुत जल्द आ गई थी वो मंजूर घड़ी। लाठी के हटते ही गांधी की प्रतिमा गिर पड़ी। सत्ता के अंधों ने गांधी की वो लाठी रख ली अपने पास संभाल कर और गांधी को दफन करने लगे एक गड्ढे में डालकर। तभी टूटा हुआ गांधी जरा सा कसमसाया, सत्ता के उन अंधों की ओर हाथ जोड़कर अंतिम बार बुदबुदाया कि हम लाए थे तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। पढ़ना, पढ़ाना और लेखन करना, पत्रकारिता करने के अलावा साहित्य का सृजन जिनकी अपनी एक पहचान है वे है हमारे मित्र कवि तेजिंदर सिंह। माँ के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। घर का मतलब माँ है। घर का मतलब माँ है और मैं माँ के घर में रहता हूँ। घर का मतलब माँ है और मैं माँ के घर में रहता हूँ। भला मेरा मुझ में क्या बन पड़ा है, भला मेरा मुझ में क्या बन पड़ा है। मैं नींद में उठकर माँ माँ कहता हूँ, मैं नींद में उठकर माँ माँ कहता हूँ। ये नाम, ये इज्जत, ये दर और गाड़ी, ये नाम, ये इज्जत, ये दर और गाड़ी, नौकर चाकर माँ से मिले हैं उधारी। ये कुनबा विरासत थोड़ी समझदारी, माँ से बंधे सब बंधी है रिश्तेदारी। माँ से बंधे सब बंधी है रिश्तेदारी। ये नदियाँ, ये पर्वत
वो खुला आसमां यारो, ये नदियाँ ये पर्वत वो खुला आसमां यारो, फिर माँ के प्रेम में सारा जग रमा यारो, फिर माँ के प्रेम में सारा जग रमा यारो। कविता के क्षेत्र में एक नाम सरिता सरोज का भी है। श्रीमती सरिता सरोज कई रसों में अपनी रचनाएं सुनाते आई हैं और आज भी उनकी प्रस्तुति आपके लिए एक गुदगुदाने वाली प्रस्तुति होगी। तो सुनिए सरिता सरोज को। दूरियां आपसी सब मिटाएंगे हम, दूरियां आपसी सब मिटाएंगे हम, प्यार के रंग हर सू उड़ाएंगे हम। दूरियां आपसी सब मिटाएंगे हम, प्यार के रंग हर सू उड़ाएंगे हम। मेरे भारत ने ये कर लिया फैसला, मेरे भारत ने ये कर लिया फैसला, अब की होली में आतंक जलाएंगे हम। मेरे भारत ने मूलतः प्रेम रस लिखती हूँ, आपके बीच रखती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे ज़्यादातर पूछा जाता है कि आप गज़ल कैसे कैसे लिख लेते हैं इतना कम उम्र में, तो उसका जवाब ही आपका एक मतलब एक शेर आपके बीच रखती हूँ। याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती है, याद उसकी मुझे रोने भी नहीं देती है, और पलकों को भिगोने भी नहीं देती है, और पलकों को भिगोने भी नहीं देती है। ऐसे अशियार लिखे मैंने जुदाई में तेरी, वो गजल अब मुझे सोने भी नहीं देती है। वो गजल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वो गजल अब मुझे सोने भी नहीं देती है। और मेरा मानना ये रहा है कि अगर आप किसी से चाहत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वक्त रहते उसका इजहार भी कर देना चाहिए। एक मतलब एक शेर आपके बीच रखती हूँ कि दिल की बातों को होठों पे लाना तो था, दिल की बातों को होठों पे लाना तो था, क्या है दिल में तुम्हारे बताना तो था, क्या है दिल में तुम्हारे बताना तो था। किस तरह मैं ज़माने को बतलाऊं ये, किस तरह मैं ज़माने को बतलाऊं ये, मेरी चाहत में कोई दीवाना तो था, मेरी चाहत में कोई दीवाना तो था। और चाहत का सफ़र यूँ चलते चलते कि ख्वाब गफलत के थे जिनको बुन ना सकी, ख्वाब गफलत के थे जिनको बुन ना सकी, तेरे आगे किसी को भी चुन ना सकी, तेरी चाहत की रिंगटोन ऐसी बजी, तेरी चाहत की रिंगटोन ऐसी बजी, गीत दूजा कोई और सुन ना सकी। तालियां बजाइए। आप इस तरह खो जाते हैं कि तालियां बजाना भी है, बताना पड़ता है। हमें अच्छा लगता है कि आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं भी हम साथ ले जाएं। तेरे हर एक गम को गले से लगाएंगे, वादा रहा के साथ हमेशा निभाएंगे, तेरे हर एक गम को गले से लगाएंगे, वादा रहा के साथ हमेशा निभाएंगे। क्या बात कर रहे हो चरागों की हमसे तुम, क्या बात कर रहे हो चरागों की हमसे तुम, हम तो तुम्हारे वास्ते ये दिल जलाएंगे, हम तो तुम्हारे
वास्ते ये दिल जलाएंगे। और सबसे बढ़िया शेर दादा सुनिएगा कि मैंने सहेलियों में ये ऐलान कर दिया, सरेआम कह दिया। मैंने सहेलियों में ये ऐलान कर दिया, सरेआम कह दिया। मैंने सहेलियों में ये ऐलान कर दिया, सरेआम कह दिया, सरेआम कह दिया। अब सिर्फ तेरे नाम की मेहंदी रचाएंगे, अब सिर्फ तेरे नाम की मेहंदी रचाएंगे। तुमसे बिछड़ के आज ये करते हैं फैसला, करते हैं फैसला। तुमसे बिछड़ के आज ये करते हैं फैसला, करते हैं फैसला, करते हैं फैसला। मुमकिन नहीं किसी से कभी दिल लगाएंगे, मुमकिन नहीं किसी से कभी दिल लगाएंगे। विदर्भ की प्रख्यात कवयित्री मंजू कारेमोरे ने अनेक स्थानों पर कविता पाठ किया है और आज वह हमारे बीच है। प्रस्तुत है मंजू कारेमोरे। समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है, समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है। दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है, दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। हाँ, हमें इस दिखावे की भीड़ से बाहर निकलना है, क्योंकि पहले घर का एक मुखिया कमाता था और एक ही छत के नीचे 15 लोग सुकून से खाया करते थे। आज एक ही छत के नीचे 4 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ भी सुकून नहीं और बच्चों में संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। और उसी पे मैं कहती हूँ, समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है। दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है, यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है। जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है, जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है। त्याग की हर हद से गुजरते हैं माँ और बाप, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं माँ और बाप। बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही सिर्फ दिल ही नहीं, सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप, सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप। लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है, लगाकर सद्भावना का एक रंग नया परचम बनाना है। लगाकर प्रेम की, बलिदान की और त्याग की तस्वीर हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है, हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है। आज नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, हर क्षेत्र में आगे है। कल भी न वो हारी थी, ना आज वो हारी है। हर क्षेत्र में नारी का संघर्ष तो जारी है। इस लोकतंत्र के हम हृदय से आभारी है। देश के सर्वोच्च पद पर आज फिर एक नारी है, आज फिर एक नारी है। श्रद्धा शौर्य, सही माने में शौर्य उनमें उबलते हुए दिखता है और वे अपनी रचनाएं पढ़ती है तो अपने को आभास होता है कि वह कहीं झांसी की रानी तो नहीं या अयोध्या की कोई वीरांगना तो नहीं। श्रद्धा शौर्य ने देश के अनेक मंचों पर बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा किया है और आज भास्कर के इस मंच पर अपनी रचनाएं सुना रही हैं। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है कि जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है कि चूड़ियाँ पहन ले। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमज़ोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते हैं? तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि मुझे चूड़ियाँ क्या दिखाई देती हैं। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है,
कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित नंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। निर्भया के माता पिता को 8 वर्ष लगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए, और इन 8 वर्षों में केवल समय की तकलीफ नहीं थी, तकलीफ ये थी कि मीडिया ने कई सवाल पूछे, तकलीफ ये थी कि प्रशासन ने कई सवाल पूछे, तकलीफ ये थी कि समाज ने कई सवाल पूछे। पूछा गया कि तुम अगर लड़की रात में गई थी तो रात में गई क्यों थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, अगर किसी लड़के के साथ थी तो क्यों थी। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं, थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी, अरे घिस जाएंगे पाँव मगर देवाल न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। इस देश में हिंदी जगत में पिछले 5 दशकों में जो कवि बना है, और वो मधुप जी ने जिनको नहीं गवाया, नहीं पढ़वाया, तो समझ लेना कि वो कवि बना ही नहीं है। ऐसे मूर्धन्य व्यंगकार कवि मंच संचालक आदरणीय मधुप पांडे जी अपनी रचनाओं से इस आज के काव्य गोष्ठी को सराबोर करेंगे। देखिए, सुनिए मधुप जी। हंसने के लिए, खास हंसने के लिए, खास होली के लिए कि रेलवे स्टेशन पर एक सुंदर सुकुमारी ने वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला, फिर उसने अपनी चप्पल उतारी, वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला, फिर उसने अपने बदन पर लिपटी रेशमी शाल उतारी, वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला। अब वह बेचारी सुंदर सुकुमारी जैसे ही अपने पर्स खोलने लगी, रेजगारी टटोलने लगी। दर्शक कह रहा, सबके देखो ध्यान, जन समूह मढ़ाया और सबने मिलकर सुंदर सुकुमारी को बड़े प्यार से समझाया, मैडम रेजगारी जितनी चाहिए उतनी लीजिए, रेजगारी जितनी चाहिए उतनी लीजिए, परंतु अपना यह वजनदार कार्यक्रम इसी तरह चलने दीजिए। क्या बात। हमारे यहाँ ये तालियां आनी चाहिए। और छंदों के माध्यम से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैंने तय किया कि नई कविताएँ सुनाऊंगा आज से। ऐसा नहीं कि रटी रटाई नहीं है, परंतु छंद देखें, छंद की भाषा देखें। तनिक हौले से उसने, बहुत बारीक बात, तनिक हौले से उसने खिड़की घर की खोली, बोलने को खुले अधर पर कुछ नहीं बोली, नज़रों से नज़र मिली गाल हो गए गुलाल, नज़रों से नज़र मिली गाल हो गए गुलाल, क्या खेले होली अपनी होली तो होली। ये तालियां हैं, सही बात पकड़ रहे आप। तनिक हौले से उसने अपने घर की खिड़की खोली, बोलने को खुले अधर पर कुछ नहीं बोली, नज़रों से नज़र मिली गाल हो गए गुलाल, क्या खेले होली अब तो होली तो होली। वही होली। क्या बात। करना था चर्चा बिजली और पानी की, जन जन के दुख दर्द और परेशानी की, परंतु संसद में सुबह शाम और दिन रात चलती रही चर्चा केवल गौतम अडानी की। करना था चर्चा बिजली और पानी की, जन जन के दुख दर्द और परेशानी की, परंतु संसद में सुबह शाम और दिन रात चलती रही चर्चा गौतम अडानी की। अर्थ के अनर्थ ने जो खेली है गोटियाँ, नल में है जल नहीं प्यासी पड़ी टोटियाँ, कैसी तेरियाँ। अर्थ के अनर्थ ने खेली है गोटियाँ, नल में है जल नहीं प्यासी पड़ी टोटियाँ। मोबाइल खाइए और प्रभु गुण गाइए, सस्ते है मोबाइल महंगी है रोटियाँ। सस्ते है मोबाइल महंगी है रोटियाँ, दुबक कर बैठी हैं
बस्ती की गोलियां, तरसते बच्चे हैं सुनने को लोरियां। जब से पुलिस थाना बना है बस्ती में, बढ़ी है लूटपाट और बड़ी चोरियां। जब से पुलिस थाना बना है बस्ती में, तब से बढ़ी है लूटपाट और बड़ी चोरियां। नदियों को लील गई सीमेंट की बोरियां, नदियों को लील गई सीमेंट की बोरियां। कंक्रीट में दब गई नेह बंद डोरियां, कंक्रीट में दब गई नेह बंद डोरियां। नहीं बरगद का छाँव, न है पीपल की छाँव, न है सुगर सजे पाँव, न गाँव है न गोरियाँ। क्या सुगर सजे पाँव, न गाँव है न गोरियाँ। और एक छंद देखिए, खासतौर उस रसखान के छंद को याद करिएगा, छछिया बर छाछ पर नाच नचावे। नहीं छछिया बर छाछ दही की कटोरियाँ, न गरम गरम पूरियाँ, न खस्ता कचोरियाँ। पान बड़ा खाइए और भूल जाइए, कभी यहाँ सस्ती थी पान की गिलोरियाँ। क्या बात, अच्छी बात, अच्छी बात। और आपकी शक्ति होती कविता संदों में जरूर इस संदर्भ ध्यान रखें कि जिस होली की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक होली वो सैनिक खेलता है और वो होली होती खून की होली। उसका एक दृश्य, मैंने रंगों की जब बात हम करते हैं तो एक रंग हम भूल जाते हैं, तिरंगे का रंग। इसमें 3 रंग होते हैं। सारी कविता उसी शर्म को लेकर चलती है कि कैसे इसका वर्णन हो सकता है। तो मुखमंडल पर पहले 4 पंक्तियाँ सुने, डूब जाए कविता के साथ। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, जैसे ललित ललाम तिरंगा। शीश पर आशीष तो मंगल, चरण कमल प्रणाम तिरंगा। निरसर सा है निर्मल निश्चल, निर्विकार निष्काम तिरंगा। सुबह बनारस सा अति सुंदर, सुखद अवध की शाम तिरंगा। पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम तिरंगा। और जब पतित पावन, मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, ऐसे जीवंत हो जाता, मजा आएगा कविता ही सुनाने का। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, जैसे ललित ललाम तिरंगा। शीश पर आशीष मंगल, चरण कमल प्रणाम तिरंगा। निरसरता है निर्मल निश्चल, निर्विकार निष्काम तिरंगा। सुबह बनारस सा अति सुंदर, सुखद अवध की शाम तिरंगा। पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम तिरंगा। और जब जब उसकी ओर निहारो, लगता चारों धाम तिरंगा। क्या बात है। तो ये तिरंगे पर उसको 3 रंग और वो लहू की होली कैसे खेली जा सकती है, उस सैनिक के दर्द को एक व्यक्त करने का प्रयास किया। कि एक दृश्य आप ध्यान रखें कि अपना बचपन, 15 अगस्त 26 जनवरी, और आप एक आपकी यात्रा निकलती है सुबह झंडा वंदन की, और उसमें हम उस डूब जाते हैं। वो 3 रंग हमारे मन में बस जाते हैं, और वो सैनिक के मन में बसे 3 रंग है। ढूंढ वो 3 रंगों से कैसे सोचने का और बनाने का प्रयास करता दिखेगा। माँ फड़क रही बुझाई मेरी, पूरा दृश्य आपके सामने आना है, पूरा दृश्य साथ साथ जुड़ते जाइए। माँ फड़क रही बुझाई मेरी, धड़क रही है मेरी छाती। काश्मीर की युद्ध भूमि से लिखकर भेज रहा हूँ पाती। माँ याद आ रहा आज मुझे मेरा सुखद सुहाना बचपन। सज धज कर शाला में जाकर करना वह झंडे को वंदन। रंग तिरंगे के माँ मुझको तब भी बहुत बहुत भाते थे। 3 रंग में खो जाता था, रंगों के सपने आते थे। पर्वत की दुर्गम चोटी पर आज अकेला खड़ा हुआ हूँ। दुश्मन के आगे मैं अपना सीना ताने अड़ा हुआ हूँ। नहीं तिरंगा पास आज पर, छवि आँख में बसी हुई है। याद तिरंगे की आती है, मेरी मुट्ठी कसी हुई है। अवचेतन में घूम रही है, कवि हंस की काव्य कल्पना। कर दूंगा साकार उसे मैं, फर्ज निभा दूंगा मैं करना। मैं अपना माँ करना विश्वास तो मेरा, खाली हाथ नहीं आऊँगा। भारत के उन्नत ललाट पर आज तिरंगा होगा। क्या बात है, क्या बात है। और मित्रों दृश्य देखना, रंग देखना, दृश्य देखना कि वो दुर्गम चोटी पे खड़ा है सैनिक। उसके मन मस्तिष्क बचपन से तिरंगे के 3 रंग बसे हुए हैं, पर वहाँ स्थिति ऐसी है कि तिरंगे के 3 रंग उसके पास नहीं है। उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में कैसे तिरंगे को 3 रंग चुनता है, कैसे तिरंगा बुनता है,
यही इस कविता के शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता है। वो कहता है माँ करना विश्वास तुम्हारा, और बात देखना मैंने कहाँ दौड़ी जाके, माँ करना विश्वास तुम्हारा, खाली हाथ नहीं आऊँगा, भारत के उन्नत ललाट पर आज तिरंगा फहराऊंगा। लगता है माँ वसुंधरा ने, लगता है भारत माता ने मेरे मन की बात सुनी है, मेरे मन की बात सुनी है। हरे रंग की इस वादी पर सफ़ेद रंग की बर्फ जमी है, रंग बदलिए। हरे रंग की इस वादी पर सफ़ेद रंग की बर्फ जमी है, लाल रंग की कमी देखकर रंग तिरंगे में भरने का मैंने शुभ संकल्प लिया है। इसीलिए तेरे बेटे ने लाल रंग का लहू बहाकर देश आपने बहुत राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन सुने होंगे, उसी तरह के, उसी दर्जे के, उसी स्तर के इस छोटे से कवि सम्मेलन का अवलोकन कर सुनकर आप अपने आप को धन्य समझेंगे, ऐसी हमारी राय है। किंतु हमारी राय है, आपकी राय से हम अवगत होना चाहेंगे, तो ज़रूर अपनी राय से अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।